हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ 5 जुलाई। अभी फ़िलहाल ही में इस महंगाई के दौर में अमूल ने अपने 1 लीटर मिल्क के ऊपर 2 रुपये इंक्रीज़ किए हैं, जिससे लोग इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। एक्चुअली अमूल ने ये प्राइस इंक्रीमेंट क्यों किया है, आइए हम आगे जानते हैं। जो डेयरी फार्मर्स अमूल को दूध देते हैं, उन डेयरी फार्मर्स की जो इनपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हुई है। और ये एक्चुअली में इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ कैसे हुई है, क्योंकि वो जो चारा गायों या फिर भैंसों को खिलाते हैं, उनके चारों की कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है और उनके रख रखाव में ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। अभी मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट का इंक्रीमेंट हुआ है फ़िलहाल में, लेकिन इट इज़ लेस देन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यदि हम हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखें, ये 6% से ज़्यादा है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है हमारे इन्फ्लेशन को मेज़र करता है। इसलिए राइटर बोल रहा है कि वी नीड मोर प्राइवेट प्लेयर्स इन डेयरी सेक्टर। जो डेयरी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। ये जो हमारा डेयरी सेक्टर है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एग्री बिजनेस इन इंडिया है। और और ये मिल्क जो है, ये भारत का बिगेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी है। और इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है, यदि आप पैडी, वीट, शुगर के इन सबको भी मिला दें, तब भी ये इसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे वैल्यू के टर्म्स के अंदर। नेक्स्ट है कि भारत जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। यदि यदि हम देखें 2020-21 के अंदर भारत ने 208 मिलियन टन्स मिल्क प्रोडक्शन किया है। और इसका जो क्लोज कॉम्पिटिटर है यूएस, जिसने 2020-21 के अंदर 100 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किया है। भारत अकेले ही मोर देन 20% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है। और इसमें कुछ कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि आप देखें, अमूल, मदर डेयरी, क्वालिटी लिमिटेड, इनका एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अमूल है। अमूल जो है 36 लाख फार्मर्स से मिल्क लेता है। नेक्स्ट है एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हम ये देखते हैं कि जो प्राइवेट डेयरी एंटरप्राइजेज है, इनका इंक्रीमेंट हुआ है। और ये अभी के टाइम के अंदर 60% ऑफ द डेयरी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को ओन करते हैं। और जैसे प्राइवेट डेयरी एंटरप्राइज के बारे में हम जानते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे महाराष्ट्र में पराग नाम की एक प्राइवेट डेयरी एंटरप्राइज है। हरियाणा में वीटा नाम की एक प्राइवेट डेयरी एंटरप्राइज है। नेक्स्ट है इसकी एनुअल ग्रोथ कितनी होती है। यदि आप दूसरों से कंपेयर करें तो सीरियल जो है एनुअली 1.6% से ग्रो कर रहा है, लेकिन आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है, इट इज़ ग्रोइंग बाय 6%। और ये बहुत अच्छा है हमारी जीडीपी को आगे ले जाने के लिए। एक्चुअली में जो मिल्क प्रोडक्शन है, ये हर साल इतना इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अर्बनाइज एरिया के अंदर मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है कि जो डेयरी सेक्टर है, ये सपोर्टिव है स्मॉल होल्डर्स के लिए, जिनके पास 4-5 भैंसें, गाय हैं। जिससे क्या होता है कि उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ होती है। और नेक्स्ट है कि इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलती। और इसकी जो प्राइस है, इट इज़ सोनली बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई। जनरली आप दूसरी फूड क्रॉप्स को देखें, राइस, वीट, इनके अंदर एमएसपी मिलती है, लेकिन मिल्क के अंदर नहीं मिलती, जो एक काफ़ी सही चीज़ है। इसके अलग फ़ायदे क्या है। इसके अलग फ़ायदे ये हैं कि ये इम्पोर्ट बिल को रिड्यूस करती है। दूसरा, वुमेंस को एम्पावर करती है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द चाइल्ड। नेक्स्ट देखें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम करती है रूरल एरियाज़ के अंदर। और नेक्स्ट ये कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो मिल्क पे डिपेंडेंट है, उनको बूस्ट करती है। आगे हम देखते हैं कि हाउ प्राइवेट प्लेयर्स हैव ट्रांसफॉर्म द डेयरी सेक्टर, मतलब किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स ने डेयरी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है। यदि हम इसकी हिस्ट्री में जाएँ तो 1970s में आप देखेंगे कि एक ऑपरेशन फ्लड आया था, जिसने अपने भारत के डेयरी सेक्टर को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। एक वर्गीज कुरियन का मॉडल था इसमें, कोऑपरेटिव मॉडल, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी मैनीफोल्ड इंक्रीज हुआ था। और 1991 रिफॉर्म के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स को एंट्री दी गई थी पार्शली, जिसके बाद से काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ था मिल्क के प्रोडक्शन में। और 2002 और 3 से पहले क्या होता था कि यदि कोई मिल्क प्रोडक्शन के अंदर कोई अपनी कंपनी सेटअप करना चाहता है, तो उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन 2002-3 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान अब कोई भी कंपनी बिना लाइसेंस के प्रोडक्शन में अपना हिस्सा ले सकती है। और इसके बाद से ही कुछ कंपनीज आई थी, जैसे हरियाणा में वीटा, आनंद आई थी यूपी के अंदर। काफ़ी प्राइवेट कंपनीज का अपसर्ज हुआ था इससे। और एक जैसे कंपनी है हटसुन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो तमिलनाडु के अंदर है। और ये जो कंपनी है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर डेयरी कंपनी, जिसके खुद के 20 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। और कुछ अलग स्टार्टअप्स आए, जैसे कंट्री डिलाइट का काम क्या है। कंट्री डिलाइट क्या करती है कि कंज्यूमर के डोर पे ही फ्रेश मिल्क को प्रोवाइड करवाती है। दूसरा एक स्टार्टअप है स्टेलैब्स टेक्नोलॉजी। ये क्या करती है कि जो डेयरी सप्लाई चेन है, इसने डिजिटलाइज कर दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अमूल ने कितने
लीटर किस फार्मर से लिए, इससे आप इसका पूरा डेटा रख सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका एक डॉक्यूमेंट है विजन 2050। इसके अंदर ये कहा गया है कि 2030 तक हमारा जो चारा है, मतलब जो फॉडर है, जो गाय भैंसे खाती है, वो अराउंड 30% डिक्रीज हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन एक स्टार्टअप ने निकाला है, इसका नाम है हाइड्रोग्रीन्स। इसने एक मेथड निकाला है कंबाला, जो एक्चुअली में एक हाइड्रोपोनिक ग्रीन फॉडर यूनिट है, जिससे ये काफ़ी मात्रा में फॉडर को इंक्रीज कर पाएगा। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है सेक्स सीमन टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा कि आप जो है, जो आने वाला बच्चा है, उसका सेक्स पता कर सकते हो और आप फीमेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करवा सकते हो, जिससे आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है BAIF के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर, कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका 90% फीमेल बर्थ रिकॉर्ड रहा है। और आगे राइटर कंक्लूजन में ये बोलते हैं कि जो प्राइसेस बढ़ रही है वो उन प्राइसेस को मार्केट को डिसाइड करना चाहिए, और यदि कुछ प्राइसेस ज़्यादा बढ़ती है तो उन कंपनीज़ को गवर्नमेंट मार्जिनल सपोर्ट करे, कुछ सब्सिडी दे दे, मतलब जैसे। और हमें इनोवेशन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएगी, और इसके लिए हमें प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।